हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है एंड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, लास्ट जो हमने डिस्कस किया उससे आगे बात करते हैं। देखिए, हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी जो है, इससे फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से फॉर्मेशन होता है 4 लघु बीजाणुओं का, ठीक है ना, 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, लास्ट के लेक्चर से हम 2-4 बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। देखिए, हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन के अंदर हमने बात करी कि जो सबसे पहले आर्किस्पोरियल कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है, और वो आर्किस्पोरियल कोशिका जो है वो आगे जाकर के पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है, जिससे उसने प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो तो एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन करती है, और बाकी बची अपनी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो न्यूट्रिशन गेन करके, पोषण प्राप्त करके एमएमसी में कन्वर्ट हो जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है। यहाँ तक सेल्स के प्लॉइडी लेवल में कोई चेंज नहीं आता। आर्किस्पोरियल से लेकर स्पोरोजिनस सेल तक जो है वो सभी के सभी, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका तक, एमएमसी तक सभी के सभी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। कैसी सेल्स होंगी? डिप्लॉइड, 2n, ठीक है ना। तो प्लॉइडी लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस आगे डिवीजन हमने पढ़े थे आर्किस्पोरियल कोशिका में, तो उससे हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी जो है, जैसे ही एमएमसी आ जाए, मातृ कोशिका शब्द आ जाए, मदर सेल, तो ध्यान रखना इसके बाद हमेशा मियोसिस होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मियोसिस होगा जब भी कभी आप मातृ कोशिका पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आएंगे तो वहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल आएगी, तो मदर सेल हम वहाँ पर भी बात करेंगे और यहाँ भी, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल हम वहाँ पर भी एमएमसी होगी, यहाँ पर भी एमएमसी है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी एमएमसी की बात चले तो हमेशा मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। एक बात ध्यान और रखें कि जब भी कभी मियोसिस होता है तो मियोसिस हमेशा 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है ना। जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है, तो मियोसिस हमेशा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो मियोसिस का फर्स्ट स्टेप होगा वो हमेशा 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और वो आगे जाकर के वो जो 2 सेल्स हैं वो अगेन मियोसिस सेकेंड करेंगी। जैसे देखिए क्या होता है कि मातृ कोशिका जो है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये मियोसिस करके 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, और वो चारों सेल्स जो हैं वो कहलाएंगी माइक्रोस्पोर। क्या कहलाएंगी? माइक्रोस्पोर कहलाएंगी। सपोज करो कि ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया, 4 माइक्रोस्पोर बन गए एमएमसी से। लेकिन एक बात ध्यान रखें, डाइकोट्स और मोनोकोट्स के अंदर दोनों में अलग अलग प्रकार से डिवीजन देखने को मिलता है। मतलब होगा तो वही मियोसिस, लेकिन मियोसिस जो है ना वो 2 अलग अलग टाइप से होता है। डाइकोट्स के अंदर, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर अलग अलग कम जो है वो प्रोसेस होगा, और एक बीजपत्री पादपों में अलग होगा। तो एमएमसी करेगी वही कि भाई मियोसिस चल रहा है, लेकिन मियोसिस को भी 2 अलग अलग प्रकार से करती हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर नॉर्मल अगर कहें कि मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल्स बनेंगी, उसके बाद फर्दर मियोसिस सेकंड होगा तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना कि एमएमसी जो है ना, इसमें 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। होगा तो दोनों मियोसिस ही, लेकिन टाइप्स अलग हैं इसके। देखिए, एक होता है आपके साइमल्टेनियस डिवीजन, ठीक है, और एक होता है सक्सेसिव डिवीजन।
सक्सेसिव डिवीजन। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ विभाजन होना। क्या होना? एक साथ विभाजन। देखो मियोसिस क्या होता है ना कि मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल्स बनेंगी और जब मियोसिस सेकंड होगा तो हमेशा 2 से 4 सेल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियस डिवीजन के अंदर क्या होता है कि एक साथ ही 4 कोशिकाएं बनती है। कोई मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जैसी कोई कहानी नजर नहीं आती यहाँ पर। ठीक है, जबकि सक्सेसिव डिवीजन में वही होगा कि पहले 2 सेल्स बनेंगी फिर आगे जा करके 4 सेल्स बनेंगी। ठीक है, तो एक बात समझो कि जो साइमल्टेनियस डिवीजन जब इसमें होगा तो सबसे पहले तो जो एमएमसी का जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जो एमएमसी का जो न्यूक्लियस है वो एक साथ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्र के विभाजन। और मुक्त केंद्र के विभाजन करके, ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके ये इस तरीके से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। मतलब सोच के देखो, यहाँ पर 4 सेल्स नहीं बनेगी, यहाँ पर बनेंगे आपकी 4 केवल न्यूक्लियस। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सेल डिवीजन करती है, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन करती है। ठीक है, जैसे आज सपोज करो कि आज एक सेल है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो लो, ये सेल हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें इसका डीएनए हो गया। तो जब भी कभी इसको डिवीजन करना होगा, माइटोसिस, मियोसिस, व्हाटएवर, तो इसमें क्या होगा कि पहले तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, यानी 2 न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो सेम टू सेम एक और कॉपी बन गई डीएनए की। ठीक है, फिर उसके बाद में जो इसका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। मतलब दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग साइटोप्लाज्म मिल जाने चाहिए। तो दोनों को जब साइटोप्लाज्म मिल जाता है तो इनके बाहर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तब हम इसको कहने लगते हैं एक कंप्लीट सेल। क्या कहने लगेंगे? जब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी हो गया, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गया, यानी कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो गया, फिर इसमें मेम्ब्रेन बन गई, तब अपन इसको कहेंगे ये एक सेल है और ये एक सेल है। तो ऐसा लगेगा कि एक सेल ने डिवीजन करके 2 सेल्स को बना दिया। अब वो डिपेंड करता है कि माइटोसिस है तो सेम टू सेम डीएनए का पार्ट होगा, लेकिन अगर मियोसिस हो रहा है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है ना, ये कहानी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अब यहाँ पर साइमल्टेनियस डिवीजन है ना, साइमल्टेनियस में क्या मिलेगा आपको कि इसमें मियोसिस तो चलेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि ऐसे जैसे यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ, अब यही सेम सेल मियोसिस सेकंड करेगी, मियोसिस सेकंड करेगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करेगी, तो इससे ही वापस वही कहानी है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, फिर मेम्ब्रेन बनेगी। तो टोटल हमें मियोसिस के लास्ट में जो है वो 4 सेल्स देखने को मिलेगी। लेकिन इनमें क्या होता है, जो साइमल्टेनियस डिवीजन है, साइमल्टेनियस डिवीजन जो है वो पहले केवल और केवल 4 न्यूक्लियस बना देता है। मतलब एक साथ ही उसने 4 न्यूक्लियस बना दिए। ठीक है, 4 न्यूक्लियस एक साथ बन जाएंगे, जैसे एक पीछे की तरफ होगा। फिर ये चारों न्यूक्लियस जो है वो इस तरीके से अरेंज है कि भाई स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये 3 न्यूक्लियस एक इसके पीछे होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि ये न्यूक्लियस जो है वो 4 बन गए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक न्यूक्लियस बने और उसके बाद उसका साइटोकाइनेसिस हो। ठीक है ना, कि न्यूक्लियस बना उसको साइटोप्लाज्म दे दो, इस प्रकार से नहीं होगा। पहले 4 न्यूक्लियस बनाएंगे, वो पहले केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, मुक्त केंद्र के विभाजन। ठीक है ना, 4 न्यूक्लियस में से किसी को भी साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा। लेकिन फिर आगे जाकर के जो है, आगे जाकर के इसमें साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन जैसे ही हो जाएगा तो मतलब हर न्यूक्लियस को अपना अपना साइटोप्लाज्म मिल गया। अब जैसे ही सबको अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, समझना अच्छे से, जैसे ही हर न्यूक्लियस को अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा तो इनके बीच में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है ना, हम ये बता रहे हैं कि इनके बीच में मेम्ब्रेन्स जो है वो बन रही है, बिकॉज जो तीनों न्यूक्लियस है, सॉरी 4, इसके एक पीछे होगा, 4 न्यूक्लियस को अपने जो है वो क्या मिल गए?
खुद के साइटोप्लाज्म मिल गया। तो चारों के अंदर क्या होगा, अब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, झिल्ली का निर्माण होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये पूरी मेम्ब्रेन बन जाती है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके से हमें माइक्रोस्पोर नजर आते हैं, ठीक है ना। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखो यहां पर आपको क्या मिला कि पहले 4 तो न्यूक्लियस बने, ठीक है। उसके बाद में चारों के अंदर साइटोकाइनेसिस हुआ, सबको कोशिका द्रव्य मिल गया, साइटोप्लाज्म सबको मिल गया। फिर साइटोप्लाज्म मिल गया तो उसके बाद में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, झिल्ली निर्माण हुआ, तो ये सभी के सभी न्यूक्लियस से सेल में चेंज हो गए। तो इन्होंने अब ये 4 सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, क्या जुड़ी हुई हैं, चारों सेल्स, जबकि इधर केवल 4 न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए थे। बात समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि दिस इज ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड इट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली है स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक इसके पीछे की तरफ होगा। एंड देन ये जो पाया जाता है ये आपके डाइकोट्स में होगा। किस में मिलेगा, द्विबीजपत्रियों में मिलेगा, डाइकोट्स में देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है ना। देखो हुआ तो वही मियोसिस है, लेकिन मियोसिस में इसने ऐसे नहीं किया कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करो फिर उन 2 न्यूक्लियस को अपनी साइटोप्लाज्म दो, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करो 2 से 4 बनाओ और उनको अपना साइटोप्लाज्म दो। ये कहानी नहीं की इन्होंने पहले चारों न्यूक्लियस बनाए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस एंड देन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इसको अपन कहते हैं साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन। तो एमएमसी में डाइकोट्स के अंदर जो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर बनते हैं, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, वो हमेशा साइमल्टेनियस डिवीजन से बनते हैं। एमएमसी में साइमल्टेनियस डिवीजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अब क्या होगा कि अब मोनोकॉट्स में देखिए आप, मोनोकॉट्स क्या करेगा कि नॉर्मल मियोसिस के जैसे क्या करेगा, सपोज करो अब कि अब इसने 2 न्यूक्लियस बनाए, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बनाए, ये 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये 2 न्यूक्लियस है कि बता रहा है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद में आगे जा करके ये जो 2 न्यूक्लियस हैं इनको यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 से 4 पहले न्यूक्लियस ही बना दो, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो पहले ये 2 न्यूक्लियस 2 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे कि ये एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस है, समझे बात, 2 न्यूक्लियस हो गए। तो इनके अंदर जो है वो आपको ये इस तरीके से कि इनको कोशिका द्रव्य भी मिल गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 के 4 जो न्यूक्लियस हैं पहले वो चारों को बनाओ उसके बाद ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करो, इनमें तो पहले 4 एक साथ न्यूक्लियस बने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोर बन गए, 2 माइक्रोस्पोर स्टेज। अब इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, परिणत विभाजन होगा। सो पेरिक्लाइनल डिवीजन से, ठीक है ना, पेरिक्लाइनल डिवीजन से हमें कंडीशन कुछ ऐसे मिलेंगी देखने को। ठीक है, ये इस तरीके से पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स जो है, ये सेल्स का नंबर ऊपर नीचे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिले। इसमें आप देखिएगा कि राइट लेफ्ट एंड ऊपर नीचे दोनों ही जगह आपको बराबर माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं, इक्वल माइक्रोस्पोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लेटरल साइडेड सिमिलर है, दोनों पार्श्व सिराएं जो है वो सिमिलर है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए तो इसे कहा जाता है आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। ये आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड है। इसका एग्जाम्पल हो गया एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स के प्लांट, ठीक है। तो एक बीजपत्री में मोनोकॉट्स के अंदर क्या मिलेगा आपको कि मियोसिस फर्स्ट से 2 माइक्रोस्पोर बने, देन मियोसिस सेकंड,
ठीक है ना, तो उससे 2 और माइक्रोस्पोर बने। लेकिन डाइकोट्स में साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन है, दिस इज सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, कि चारों माइक्रोस्पोर्स को एक साथ ही बनाओ। तो चारों के लिए पहले चारों न्यूक्लियस बनाए, फिर चारों को अपना साइटोप्लाज्म दिया एंड फिर चारों के बीच में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो चारों को एक साथ बनाया। सक्सेसिव का मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। तो इसे यहाँ पर क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड देखने को मिले, यानी लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। तो ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होता है उसे अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका आधा पोर्शन हमने कल पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, एंड किस तरीके से टेट्राड बनते हैं, विच टाइप ऑफ टेट्राड्स आर फॉर्म्ड इन दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो वो अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे तो ये तो 2 टाइप हुए, बाकी कुछ एक अदर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर इन 2 पार्ट्स के अलावा आपको डेक्यूसेट टाइप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको कि 4 माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बनेंगे एंजियोस्पर्म में, वो कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड है। इसको अपन कहते हैं डेक्यूसेट टाइप, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डेक्यूसेट, क्रॉसित प्रकार का, ठीक है। इसके अलावा आपको टी शेप के देखने को मिल सकते हैं, कि टी शेप के भी माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जा सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको, टी शेप देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये हो गया आपके टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। तो ये टी शेप का देखने को मिल सकता है आपको, इस तरीके से टी शेप का हो गया, ठीक है। डेक्यूसेट यानी क्रॉसित प्रकार का मिल सकता है आपको, टी शेप का मिल सकता है, आइसोबाइलेटरल मिल सकता है, टेट्राहेड्रल मिल सकता है, चतुष्फलकीय। एक लास्ट वन लीनियर टेट्राड, ठीक है ना। चारों माइक्रोस्पोर एक सीधी लाइन में अरेंज होंगे, एक सीधी रेखा के अंदर उपस्थित होते हैं, इसको अपन कहते हैं लीनियर टेट्राड, ठीक है, लीनियर, रेखीय चतुष्टक हो गया। तो देखिए इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो आपको डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आइसोबाइलेटरल और आपके टेट्राहेड्रल होता है, अधिकतर टेट्राहेड्रल ही मिलता है, ठीक है ना। डाइकोट्स के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर आपको आइसोबाइलेटरल मिलेंगे, बाकी अदर कुछ प्लांट्स के अंदर आपको डेक्यूसेट यानी क्रॉसेट मिल सकता है, टी शेप का मिल सकता है, एंड लीनियर टेट्राड भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये टेट्राड वास्तव में क्या है, ये क्या है कि देखो इन सभी के अंदर क्या हो रहा है ना कि 4 माइक्रोस्पोर, 4 लघु बीजाणु जो है ना वो बने हैं और वो आपस में चिपके हुए हैं एक साथ, इसी को अपन टेट्राड कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। कि इसमें क्या है कि ये जो 4 आपको माइक्रोस्पोर देखने को मिल रहे हैं ये एक मटेरियल से आपस में चिपके हुए रहते हैं। एक केमिकल होता है कैलोज, ठीक है ना, एक केमिकल होता है कैलोज, इस कैलोज के थ्रू ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में अटैच होते हैं, समझे बात को, ठीक है ना। ये चारों के चारों क्या होंगे कि इस तरीके से अटैच्ड होंगे, ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी को अपन ने टेट्राड कहा है। जिस मटेरियल से ये आपस में जुड़े होते हैं उसे कहते हैं कैलोज मटेरियल, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कैलोज। अब देखो जब तक ये कैलोज जो है इन माइक्रोस्पोर को चिपका के रखता है तब तक तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अब इनका अलग अलग होना भी जरूरी है, क्योंकि भाई अब एक एक माइक्रोस्पोर है, अब उसको हवा में रिलीज होना पड़ेगा, एयर में वो जाएगा, फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, तो उसको अलग अलग तो होना जरूरी है,
चारों एक साथ रहेंगे तो चारों थोड़ी एक साथ उड़ के हवा में जाएंगे या वाटर के थ्रू जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाएगा कि अब ये जब बन जाएंगे ना तो उस वक्त पर टैपिटम, मिडल लेयर वो सब नष्ट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। जो हमने लेयर्स पढ़ी थी याद कीजिएगा कि देखो जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं ना तो मिडल लेयर तो पूरी खत्म हो जाती है, बारी आती है आपके टैपिटम की। अब टैपिटम क्या करती है कि उसके दो काम बचते हैं। पहला काम तो वो क्या करेगी, टैपिटम इसके ऊपर कैलेज एंजाइम सीक्रेट करेगी। टैपिटम के भी नष्ट होने का टाइम आ रहा है भाई, टैपिटम जो है ना वो अब डीजनरेट होगी, क्योंकि टैपिटम का काम तभी तक था जब तक ये माइक्रोस्पोर बन नहीं जाते, ठीक है ना। तो न्यूट्रिटिव लेयर तो केवल तभी तक काम करेगी जब तक इनको ये उनका पूरा डिवीजन नहीं हो जाता। अब ये बनके तैयार है तो अब ये क्यों न्यूट्रिशन लेंगे, उससे नहीं लेंगे। तो कैलेज एंजाइम जो है ना वो टैपिटम के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, जिसके कारण ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो अलग अलग आपको नजर आने लग जाएंगे। तो टैपिटम जो है उसने कैलेज एंजाइम सीक्रेट कर दिया, तो यहाँ पर काम नहीं भूलना है टैपिटम का, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, एक बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं ना, तो जब अपन इसकी इनिशियल स्टेज देखते हैं, इनिशियल कंडीशन में एक माइक्रोस्पोर की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको इसके अंदर एक तो इसकी आउटर मोस्ट सेल वॉल नजर आएगी, कोशिका भित्ति नजर आती है, ठीक है। आउटर मोस्ट क्या है इसकी, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल होती है। और फिर इसकी इनर होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इन सेल मेम्ब्रेन का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, महत्व नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, आप देखो अब और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। एक तो आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगी, ठीक है ना, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी। और नॉर्मल जैसे एक प्लांट की सेल में हम बात करते हैं कि जो उसका न्यूक्लियस है, उसका जो केंद्रक है वो आपको पेरिफेरी पर देखने को मिलेगा, है ना। कहते हैं ना आप प्लांट सेल की डायग्राम आप बचपन से बनाते आ रहे हो कि भाई इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में मिलता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लांट की किसी भी सेल में, उसी तरीके से आपको माइक्रोस्पोर में भी मिलेगा। फिर इसमें इसका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म इसमें पूरा पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये इसका सेल साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य हो गया। अब देखिए इनमें लास्ट क्या काम हो गया, इनको अलग करने का काम तो टैपिटम ने किया कैलेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा कि टैपिटम के नष्ट होने का जब वक्त आएगा तो वो एक मटेरियल का सिक्रेशन करेगी, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे यहाँ पर चेंजेस आते हैं ना वैसे वैसे टैपिटम में भी चेंजेस आते हैं। सो टैपिटम क्या करती है, समझिएगा एक बात को, टैपिटम इस वक्त क्या करेगी कि हम कह रहे हैं कि ये पोलन सैक है, संभव है ना, इसमें 4 माइक्रोस्पोर ये अलग अलग पड़े हैं, ठीक है, 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर है, ये बाहर टैपिटम थी। तो अब इस टैपिटम में क्या होता है कि टैपिटम की जो सेल्स है ना इनमें आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या इसके अलावा डिक्टियोसोम्स है। टैपिटम की सेल्स में क्या होगा कि जब ये माइक्रोस्पोर नीचे की तरफ जब अंदर बन रहे हैं पोलन सैक में, तो टैपिटम की सेल्स में चेंज आता जाएगा। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और डिक्टियोसोम्स की संख्या, और भी 2-4 और भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है अचानक से बढ़ जाती है, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। किस किस के, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, उनकी संख्या क्या होती है, उनके नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, अमाउंट बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने के कारण टैपिटम की जो सेल्स हैं, ठीक है ना, टैपिटम की सेल्स के क्या है, जैसे मैं एक सेल की बात करूं, ठीक है, मैं एक सेल को बाहर निकाल के देखूं, ये टैपिटम की सेल वॉल हो गई, ये सेल वॉल हो गई, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, अंदर इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इनके अंदर जब बहुत सारे अमाउंट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि बहुत सारा जब अमाउंट जो है
वो बढ़ जाता है, डिक्टियोसोम्स वगैरह, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो अमाउंट बना है ना, तो ये यहाँ आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पदार्थ क्या है, ये जो अमाउंट जो बढ़ जाता है ना, उसको अपन कहते हैं प्रोयूबिस्ट बॉडी। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्ट बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। प्रोयूबिस्ट बॉडी किसको कहते हैं? तो जिस वक्त पे स्पोरो यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन गए हैं, चारों अलग अलग भी हो गए हैं, तो उस वक्त पर टैपिटम की सेल्स के अंदर कोशिका द्रव्य में डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की संख्या बहुत बढ़ जाती है और वो पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो टैपिटम की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आके इकट्ठा हो जाता है और इस कंडीशन को अपन कहते हैं, ये जो मटेरियल है इसको कहा जाता है प्रोयूबिस्ट काय, प्रोयूबिस्ट बॉडी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों सेल मेम्ब्रेन के अंदर आए, सेल वॉल और इसके बीच में आए हैं, मेम्ब्रेन के बीच में? क्योंकि देखो अब ये बन चुके हैं चारों माइक्रोस्पोर, तो टैपिटम का तो कोई काम नहीं है। तो टैपिटम सबसे लास्ट काम क्या करेगी कि एक तो ये जितने भी मटेरियल है ना, प्रोयूबिस्ट बॉडी थी, प्रोयूबिस्ट बॉडी को इसके ऊपर सिक्रीट कर देती है, इस माइक्रोस्पोर के ऊपर सिक्रीट करेगी और साथ ही साथ में प्रोयूबिस्ट बॉडी के ऊपर एक विशेष मटेरियल सिक्रीट करेगी। अच्छे से सुनिएगा, प्रोयूबिस्ट बॉडी जो है ना वो तो सिक्रीट हो गई माइक्रोस्पोर के ऊपर, अब प्रोयूबिस्ट बॉडी के ऊपर भी एक मटेरियल का सिक्रेशन होगा जिसको कहेंगे स्पोरोपोलेनिन। क्या कहेंगे? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो पहले तो माइक्रोस्पोर के ऊपर प्रोयूबिस्ट बॉडी आई, उसके बाद में स्पोरोपोलेनिन भी ऐड हो गया। तो इसका मतलब अब ये जो दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर है उसने माइक्रोस्पोर की पक्का कोई ना कोई कवरिंग बना ली होगी, जो लघु बीजाणु है उसके ऊपर कोई ना कोई आवरण बना लिया, माइक्रोस्पोर के ऊपर बनाया। पहले तो प्रोयूबिस्ट बॉडी, ऊपर से स्पोरोपोलेनिन, माइक्रोस्पोर के ऊपर लगी हुई है लघु बीजाणु पे, तो अब वहाँ पर एक कवरिंग बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है यूबिस्ट बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे? यूबिस्ट बॉडी कहा जाता है। तो यूबिस्ट बॉडी क्या है? तो प्रोयूबिस्ट पर टैपिटम के थ्रू स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट किया जाता है, तो फॉर्मेशन होता है यूबिस्ट बॉडी का। यानी अब पूरे माइक्रोस्पोर के ऊपर बाहर की तरफ आपको यूबिस्ट बॉडी देखने को मिल जाएगी, पूरी की पूरी यूबिस्ट बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो देख एक बात समझिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ तो इतनी हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा बात को अच्छे से समझिएगा। अब क्या होगा, ये यूबिस्ट काय बन गई। नेक्स्ट देखिए, जब इनके ऊपर यूबिस्ट बॉडी बन जाती है ना तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। माइक्रोस्पोर के ऊपर जो है आपको सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर मिलेगी वो कहलाएगी एक्साइन। देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो आपको दिखाई देगी, उसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज करो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट का मतलब उस पर स्पोरोपोलेनिन लग गया, तो अब माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर नहीं कहेंगे, उसको पोलन ग्रेन कहने लगेंगे। क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोर पर एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाता है या आप कह दो स्पोरोपोलेनिन या यूबिस्ट बॉडी बन जाती है, तो इसका मतलब अब एक्साइन बन गई है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना एक्साइन की, वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी हुई होगी? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई आउटर कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्साइन क्या होती है? एक्साइन का मतलब है वो जो यूबिस्ट, प्रोयूबिस्ट और स्पोरोपोलेनिन ने जो मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाई थी ना, उसको यूबिस्ट बॉडी कहा। तो यूबिस्ट बॉडी ही जब माइक्रोस्पोर पे लग जाती है तो उसको एक्साइन कहने लगते हैं। बाह्य चोल कहते हैं इसको हिंदी में, बाह्य चोल, ठीक है ना, बाह्य चोल। और ठीक उसी वक्त पर अंदर की तरफ एक और लेयर बनती है जिसको अपन कहते हैं इंटाइन। तो अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी, ठीक है ना, ये होगी इंटाइन। फिर उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन और पाई जाती है। मैं बार बार बता रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज समझो, यहाँ पर
जो टेपिटम है, टेपिटम के थ्रू एक्साइन का फॉर्मेशन भी किया गया। मैंने आपको लास्ट के कुछ लेक्चर्स में बताया भी था कि टेपिटम जो है ना वो एक्साइन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना, क्या करती है, एक्साइन फॉर्मेशन करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताई भी थी बात। तो एक्साइन फॉर्मेशन वास्तव में क्या है, तो जो स्पोरोपोलेनिन का निर्माण जो है किया जा रहा है पूरे माइक्रोस्पोर पर, लघु बीजाणु पर, वही वास्तव में एक्साइन है। तो एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है ना। देखिए स्पोरोपोलेनिन को इसलिए सिक्रीट किया जाता है बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है। इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल जो है प्लांट्स में वो है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड होता है, इतना टफ होता है कि ये हाईली एसिडिक कंडीशन से भी पोलन ग्रेन को बचा सकता है। पराग कणों को जो है वो बहुत ही अम्लीय अवस्था होती है ना, उससे भी बचा सकता है। हाई टेम्परेचर में अगर पोलन ग्रेन चले जाए तो उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा कौन, स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर से बचाता है, एसिडिक कंडीशन से बचाता है, अम्लीय स्थिति से। तीसरी बात कि आजकल हमें इतने सारे जो है कुछ एक ऐसे पोलन ग्रेन भी मिले हैं जो कि जिसके प्लांट आज है ही नहीं। तो काफ़ी सारे ऐसे पोलन ग्रेन मिले थे जिसके अंदर स्पोरोपोलेनिन सुरक्षित पाया जाता था, ठीक है। तो उनके स्पोरोपोलेनिन से ये पता लगाया गया कि इस प्रकार के भी प्लांट पहले होते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार के भी प्लांट पहले मिलते हैं क्योंकि उनके पोलन ग्रेन मिले। पोलन ग्रेन है तो प्लांट भी था कभी ना कभी। तो इसका मतलब है कि पोलन ग्रेन के जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, वो भी स्पोरोपोलेनिन के कारण ही आज तक सुरक्षित हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट है स्पोरोपोलेनिन का। किसी भी जगह से टकरा सकता है पोलन ग्रेन तो नष्ट ना हो जाए, कोई उसको हार्म ना हो, इसी कारण से स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्पोरोपोलेनिन जो है वो कुछ जगहों पर एब्सेंट होता है। देख रहे हो आप एक्साइन में कुछ जगह पर ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एब्सेंट है, ठीक है। ये एब्सेंट होता है कुछ जगहों पर और इस जगह को अपन कहते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं, जर्मपोर, जनन छिद्र कहते हैं। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, हम आगे पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन जो है ना उसको आगे जाकर उसका डेहिसेंस होना जरूरी है, उसका स्फुटन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हर तरफ से मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो उसका डेहिसेंस कैसे होगा, या जर्मिनेशन कह दो, अंकुरण कैसे हो पाएगा। जगह तो पतली होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। इसी कारण से स्पोरोपोलेनिन जो है वो कुछ जगहों पर एब्सेंट होता है, उस जगह को अपन कहते हैं जर्मपोर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि जर्मपोर से क्या क्या चीज़ें होती है। अब देखो इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है पोलन ग्रेन की इनर मेम्ब्रेन कहलाती है आपके इंटाइन, अंतःचोल कहलाती है, अंतःचोल इंटाइन। देखिए इंटाइन जो होती है ना ये पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। अगेन सेल्यूलोज की बात आ गई, जैसे मैंने एंडोथीसियम में बताया था आपको। सेल्यूलोज जो होता है वो हमेशा ही जो है वो हार्डनेस देगा, मजबूती प्रदान करेगा। और आप जानते हो कि जर्मपोर वो जगह है जहाँ से जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, एंड पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी जर्मपोर से होगा। तो कहने का मतलब है कि भाई आज अगर इंटाइन को भी तो उस जगह पर पतला रहना पड़ेगा। तो देखो इंटाइन में कुछ जगह तो मोटी होती है अधिकतर, लेकिन इसमें केवल कुछ जगह ऐसी रह जाती है जो पतली है। मतलब इंटाइन में कुछ जगह पर जो पैक्टिन और सेल्यूलोज है ना, तो सेल्यूलोज का डिपोजिशन इंटाइन की कुछ जगह पर एब्सेंट होता है, जर्मपोर की सामने वाली जगह पर एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्लियरिटी रखिएगा कि सेल्यूलोज का डिपोजिशन जर्मपोर की जगह जो इंटाइन है उस जगह पर सेल्यूलोज का डिपोजिशन कम होता है, ठीक है ना। तो ये जगह भी पतली रह जाती है जिसके कारण आसानी से जर्मिनेशन हो सकता है। एक विशेष बात और समझो कि ये जो इंटाइन है ना, ये इस इंटाइन के अंदर क्या होगा कि आगे जाकर जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और वो भी जर्मपोर वाली जगह से, तो ये जो पूरी इंटाइन है ये इस जगह से फट जाएगी एंड कंप्लीट इंटाइन पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा तब, तो स्टिग्मा पे जाकर जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो इंटाइन के थ्रू ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पराग कणों का, पराग नलिका का निर्माण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि इंटाइन जो होती है ये पोलन ट्यूब को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, पराग नलिका को बनाने में। लेकिन पोलन ट्यूब बन सके उसके लिए जर्मपोर का होना ज़रूरी था।
तो ये क्लियरिटी रखिएगा कि जर्म पोर क्या होता है और पोलन ट्यूब किससे बनती है, इंटाइन से बनती है, ठीक है ना। आप याद रख लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, ठीक है। अब एक बात समझो, नेक्स्ट क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर है, जब ये बाहर की तरफ स्पोरोपोलेनिन वगैरह डेवलप हो रहा है, इसकी वॉल में चेंजेस आ रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहा है। क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर है, ये लघु बीजाणु है, और लघु बीजाणु से जो है वो बन रहा है आपके पूरा पोलन ग्रेन। तो जब इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन आ जाता है ना, तो इसको अपन कहने लगते हैं पोलन ग्रेन। तो मेजर डिफरेंस यही है लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के अंदर परागकण, दिस इज पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन परागकण। तो परागकण और लघु बीजाणु में माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन में डिफरेंस, पहला डिफरेंस आता है कि इसमें एक्साइन इंटाइन पाए जाते हैं, जबकि माइक्रोस्पोर में आपको एक्साइन इंटाइन स्पोरोपोलेनिन वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको अपन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, डेवलपमेंट, विकास हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो तीसरा क्या होता है कि जब कभी स्पोरोपोलेनिन बन रहा होता है इसके ऊपर, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अंदर जो कि ऑलरेडी एन होता है, ध्यान रखना ये कैसा होता है, एन। ये सभी माइक्रोस्पोर एन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मियोसिस हुआ है, क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन, तो ऑलरेडी ये एन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अंदर ही अंदर, इसके अंदर रहते हुए ही माइटोसिस कर लेता है, और माइटोसिस करके दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। पहला तो लार्ज न्यूक्लियस होता है और एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज लार्ज न्यूक्लियस, इसको अपन वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एंड दिस इज जर्म न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड जर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते समय पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस भी अपने आप में माइटोसिस कर लेता है, डिवाइड करके दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस बनाता है। इसको आगे अपन और क्लास में डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो रियलिटी में उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज हमने ये पढ़ा है कि एक माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं, जो केवल मियोसिस से बने, एमएमसी में मियोसिस से बने, उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। लेकिन माइक्रोस्पोर में जब स्पोरोपोलेनिन यानी एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, इंटाइन बन जाए और उनमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जर्म न्यूक्लियस बन जाए, तो इस वक्त कंडीशन में इसको अपन पोलन ग्रेन कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन इसको कहने लगते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जर्म न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है, जर्म सेल बनाता है, जर्म सेल का क्या फंक्शन है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, इसका साइटोप्लाज्म है, डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जर्म सेल, जर्म न्यूक्लियस वगैरह, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बात करेंगे, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।